हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग आज पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशियन या आसियान, इसको आप जो भी पढ़िए। हिंदी में अक्सर इसको आप लोग आसियान लिखा हुआ देखेंगे और ऐसे हम लोग देखेंगे तो इसको एशियन देखते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर चल रहा है 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। तो ये सेकंड पार्ट है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू से शुरू करना चाहिए और पूरा ख़त्म करना चाहिए, आधा से शुरू करके नहीं होता कुछ। तो शुरू से देखिए, चैप्टर आपको समझ आएगा, फिर पूरा वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2। और अगर आपको और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए, हिंदी में मीनिंग चाहिए उसका, तो मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा क्लास 12 का। फ़िलहाल तो धीरे धीरे मैं 11th 10 9 क्लास सबका लेती आऊँगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं और इसका हिंदी समझते हैं। टेक ए लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के नक्शे पे एक नज़र डालें। विच कंट्रीज वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया। तो आपके ख्याल से कौन सी देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए। तो आप लोग वर्ल्ड मैप आप लोग के पास होगा तो उस पर नज़र डालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो साउथ ईस्टर्न रीजन है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। At the end of the war, it confronted problems of nation building, the ravages of poverty and economic backwardness, and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। दिस वॉज अ रेसिपी फॉर कन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। Efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the Non-Alignment Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. बांडंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। Here the Southeast Asian alternative by establishing the Association of Southeast Asian Nations ASEAN। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region, Indonesia, Malaysia and Philippines, Singapore and Thailand, by signing the बैंकॉक डिक्लेरेशन। 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। The objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। ए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ओवर द ईयर्स ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, बर्मा एंड कंबोडिया ज्वाइंड एशियन, टेकिंग द स्ट्रेंथ टू 10। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। Unlike the EU, there is a little desire in ASEAN for
supranational structures and institutions. यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा. ASEAN countries have celebrated what has become known as the Asian Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा है, यानी कि एशियन वे ही कहा जाने लगा है. द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान. आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising three pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. तो 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. नीचे आप लोग को आसियान का फ्लैग भी दिख जाएगा. आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में थोड़ा और हेल्प मिलेगा. जैसे जैसे आप लोग मैं पढ़ाते जाऊँगी, आप अपने साथ पेज पलटते जाइएगा. आपको एक होता है ना कि माइंड में बैठ जाता है एक पिक्चर फिगर, वो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्रीन से ज़्यादा आपको नहीं होगा. अपने बुक से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा. पढ़ते हैं हम लोग आगे. The ASEAN Security Community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. तो आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, अहस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की. The ASEAN Regional Forum (ARF), which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF की स्थापना की गई. तो ये सब वन वर्ड क्वेश्चंस हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए. आसियान वाज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन. बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा. While the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the EU and Japan, its economy is growing much faster than all these. आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. दिस अकाउंट्स फॉर द ये हो गया. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन. आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है. The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा. ASEAN has focused on creating a free trade area (FTA) for investment, labor and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs and with ASEAN. आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है. इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है. तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज इसमें से भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं.
बढ़ते हैं आगे। आसियान इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इट्स विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू encourage negotiation over conflicts in the region. Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरा पे। The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes this an attractive proposition. आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। कभी कभी गलती निकल जाता है वर्ड। During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But in recent years, India has tried to make amends. लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। It signed trade agreements with 3 ASEAN members: Malaysia, Singapore, Thailand. Malaysia, Singapore, and Thailand. तो द आसियान इंडिया FTA केम इन टू इफेक्ट इन 2010। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। सॉरी 3 आसियान, मैंने 2 कह दिया, वही मैं सोचूं मैंने 3 पढ़ा, मैंने 2 कह दिया। 3 आसियान के साथ समझौता किया है जिसमें कि है मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners, and with other non-regional organizations. आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, जिसका कि मतलब है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर चाइना। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। द कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज सम्स अप द करेंट मूड ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040.
और इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model. 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी। द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सेवर इट्स लिंक विथ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। It had little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice. ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। द मॉडल वाज टू क्रिएट ए स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। एज इट वॉज सॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। चूँकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसीलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। This model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before. इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2 to 3% इन पॉपुलेशन मीन्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। इन चैप्टर 2 वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन द USSR. A similar crisis was to face in China too. Its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal and per capita income was very low. अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970s। चीनी नेतृत्व के 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए। China ended its political and economic isolation with the establishment of relations with the United States in 1972. चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। प्रीमियर जाओ एनलाई proposed the 4 modernizations: agriculture, industry, science and technology and military in 1973.
1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। बाय 1978 द देन लीडर डेंग यार ये सब का नाम भी नहीं पढ़ा जाता है मेरे से, तो बहुत दिक्कत होता है। डेंग Xiaoping. Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. The policy was to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad. तो 1978 में तत्कालीन नेता डेंग Xiaoping ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। The Chinese did not go for shock therapy but opened their economic step by step. चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। The privatization of agriculture in 1982 was followed by the privatization of industry in 1998. 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का। Trade barriers were eliminated only in special economic zones where foreign investors could set up enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy. व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते थे। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। Privatization of agriculture led to a remarkable rise in agricultural production and rural incomes. कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। High personal savings in the rural economy lead to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. China has become the most important destination for foreign direct investment (FDI) anywhere in the world. व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। China's accession to the WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order. चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की थी। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with.
हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंसीज दैट this has enabled China to have considerable influence with its trade partners. चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। Hence, its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN and Russia have been tempered by economic considerations. यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province, by integrating it closely into its economy. Fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis. उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। Its more outward-looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of developing countries. लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब है इंडिया चाइना रिलेशंस, यानी कि चीन के साथ भारत के संबंध। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपेरियलिज्म। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन द पेरिफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर बेस्ड ऑन इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। एट डिफरेंट टाइम्स in China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, parts of Indochina and Tibet accepted China's authority. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। In both cases, this influence was political, economic and cultural. भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। However, the regions where India and China exercised influence rarely ever overlapped. पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। Overlapped. Thus, there was limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with the other. In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers, there was hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। For a brief while, the slogan of हिंदी चीनी भाई भाई was popular. कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। However, military conflict over a border dispute between the two countries marred that hope. Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. China and India were involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally in Arunachal Pradesh and the Aksai Chin region of Ladakh. सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन
द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। The conflict of 1962, in which India suffered military reverses, had long-term implications for India-China relations. 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत-चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। Thereafter, relations between the two countries began to improve slowly. After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। कहाँ गया? Yes. So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवाद वाले मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। Since the end of the Cold War, there have been significant changes in India-China relations. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। Their relations now have a strategic as well as an economic dimension. अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। Both view themselves as rising powers in global politics and both would like to play a major role in the Asian economy and politics. दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन December 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations. दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत-चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। Since then, both governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the border. इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। They have also signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology and opened 4 border posts for trade. दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। With India-China trade growing at 30% per year since 1999, a more positive perspective on relations with China has emerged. 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। Bilateral trade between India and China has increased from $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017. चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad. At the global level, India and China have adopted similar politics in international economic institutions like the World Trade Organization. हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। India's nuclear test in 1998, sometimes justified on the grounds of threat from China, did not stop greater interaction. 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program. China's military relations with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interest in South Asia.
यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two. पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों के टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। One sign of this is that the talks to resolve the boundary question have continued without interruption and military-to-military cooperation is increasing. इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। India and Chinese leaders and officials visit Beijing and New Delhi with greater frequency, and both sides are now becoming more familiar with each other. Increasing transportation and communication links, common economic interest, and global concerns should help establish a more positive and sound relationship between the two most populous countries of the world. भारत और चीन के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। और हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।